हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च अकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। निमी के क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। निमी क्वेश्चन में डीसी मशीन की बात हो रही है। डीसी मशीन में हम लोगों ने अपना पूरा सेशन देख लिया था, 3 सेशन चले थे, ठीक है। लगभग 50 क्वेश्चन हुए थे और निमी में 50 क्वेश्चन दिए गए हैं। अब बात करते हैं डीसी मोटर की, ठीक है। वो भी डीसी मशीन का ही भाग है। डीसी मोटर बात करते हैं, डीसी मोटर में भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे आज। मगर उससे पहले सेशन को लाइक, शेयर और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर आर्मेचर बाइंडिंग रेसिस्टेंस, यानी आर्मेचर बाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। ठीक है, पहला है मेगर, दूसरा मल्टीमीटर, तीसरा श्रेणी प्रकार ओम मीटर या चौथा केल्विन ब्रिज। ठीक है, अब चूँकि हमको पता है कि आर्मेचर रेसिस्टेंस बहुत कम होता है, ठीक है, आर्मेचर बाइंडिंग का रेसिस्टेंस बहुत कम होता है, ठीक है, कभी कभी 0.2 ओम या मैक्सिमम 1 ओम, ठीक है, 0.25 ओम ऐसे ऐसे करके होता है। तो चूँकि रेसिस्टेंस आर्मेचर बाइंडिंग का बहुत कम होता है तो इसको मापने के लिए भी हम ऐसे ही ब्रिज का प्रयोग करेंगे या फिर ऐसे इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करेंगे जो बहुत लो वैल्यू में रेसिस्टेंस मापता हो, ठीक है। तो अगर हमारा पोटेंशियोमीटर दिया होता तो पोटेंशियोमीटर सही हो जाता, और पोटेंशियोमीटर नहीं दिया है तो यहाँ पे केल्विन डबल ब्रिज दिया है। तो केल्विन डबल ब्रिज सबसे बेस्ट है जो निम्न प्रतिरोध को मापने का काम करता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 57 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। और कभी कभी पूछता है कि आर्मेचर बाइंडिंग का शेप कैसा होता है, तो सर ये हमारे बने होते हैं थिक वायर लेस टन के, ठीक है, यानी मोटा तार कम लपेट के बनाए जाते हैं, तो इसको भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू टेस्ट आर्मेचर बाइंडिंग फॉर शॉर्ट एंड ओपन सर्किट, यानी शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर बाइंडिंग के का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या होता है और इसका आंसर क्या होगा देखना। एक ऐसा आकार बना होता है, ठीक है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, ये हमारा होता है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल ग्राउलर। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल ग्राउलर, यानी बाहरी ग्राउलर। एक तरीके का यंत्र होता है, इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, आर्मेचर बाइंडिंग निकाल के रख देते हैं, ठीक है। ये वी शेप का बना होता है, याद रखना, वी शेप का, और इसी के सहारे क्या होता है, एक्सटर्नल ग्राउलर बोला जाता है इसको। और इसी पे क्या करते हैं, हम अपना आर्मेचर रख देते हैं, जिससे क्या होता है, ये मेज़र कर लेता है कि शॉर्ट सर्किट हुआ है कि ओपन सर्किट हुआ है या कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। तो आर्मेचर बाइंडिंग के परीक्षण करने के लिए हम एक्सटर्नल ग्राउलर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, याद रखना वी शेप का होता है, ठीक है। तो प्रयोग किसका होता है सर? एक्सटर्नल ग्राउलर का, याद रखना, ग्राउलर बहुत इंपॉर्टेंट है। टोंग टेस्टर को क्लिप ऑन टेस्टर भी बोलते हैं, ठीक है। हाई करंट मेजरमेंट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर, यानी ये जो डीसी कंट्रोल हुआ है, स्पीड कंट्रोल हुआ है, इसको किस नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपके, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। पहले तो ये देखो, ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, ये आर्मेचर है और ये शंट फील्ड वाइंडिंग है, ठीक है। यानी फील्ड हमारी ये हमारी फील्ड है, फील्ड वाइंडिंग है। तो फील्ड वाइंडिंग पे क्या हुआ है सर, हमारी टैपिंग की गई है, ठीक है। फील्ड वाइंडिंग पे ही क्या की जाती है, टैपिंग की जाती है। तो ये जो प्रक्रिया है इसको क्या बोलते हैं, फील्ड टैपिंग मेथड करते हैं, और इसके द्वारा ही क्या करते हैं, हम स्पीड कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो फील्ड टैपिंग द्वारा हम स्पीड को कंट्रोल करते हैं, और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, फील्ड टैपिंग मेथड, सही है। ये प्रयोग किस में हुआ है, शंट मोटर में प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। डायग्राम देख के पता कर सकते हो। कभी कभी ऐसे आर्मेचर पे ऐसे बना रहता है, ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग पे, तो इसको बोल देते हैं आर्मेचर टैपिंग वाइंडिंग बोलते हैं, तो टैपिंग कंट्रोल मेथड बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वाइंडिंग वायर इज यूज फॉर डीसी फील्ड कॉइल, यानी विच वाइंडिंग, यानी डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है। सुपर इनेबल्ड तांबे का तार, सिंगल सिल्क कवर्ड कॉपर का वायर, डबल सिल्क कवर कॉपर का वायर, या फिर पीवीसी कवर्ड कॉपर का वायर। तो देखो जो बाइंडिंग करते हैं वो एक्चुअली नंगा तार ही होता है। उस पर क्या होती है, एक बस पतली सी परत चढ़ी होती है, जिसको तुम खुरच देखो तो उसके अंदर कॉपर दिखने लगता है, और ऊपर क्या होती है, लाल लाल कलर की एक उस पर परत चढ़ी होती है, जिसको क्या बोलते हैं, इनेमलिंग करना। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा कि सर जो
वो फील्ड कॉइल हो, आर्मेचर कॉइल हो या सीरीज फील्ड वाइंडिंग हो, ठीक है। वो जो बाइंडिंग वायर होती है उस पर क्या होता है, सुपर इनेबल्ड कॉपर वायर होता है, ठीक है, सुपर इनेबल्ड कॉपर वायर होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 क्या पूछा गया है। विच फार्मूला यूज टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ डीसी मोटर, यानी डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए किस फार्मूले का प्रयोग किया जाता है। पहला क्वेश्चन है EB अपॉन फाइव, दूसरा फाइव अपॉन EB, तीसरा EB फाइव अपॉन 120 या फिर EB फाइव बटे 60 होता है। तो हमको पता है कि यहाँ पे क्या होता है, n अगर रहता तो ऐसे लिख देते हैं V माइनस IA अपॉन फाइव, इसका प्रयोग होता है। और इसी का मान किसके बराबर होता है सर, इसका मान होता है हमारे EB के बराबर होता है, ठीक है। तो हमारा क्या निकल के आया है सर, EB बाई फाइव निकल कर आया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए EB बाई फाइव सही हो जाएगा, ठीक है। यानी 61 का एक क्वेश्चन 61 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कभी कभी सवाल ऐसे पूछता है कि जो से स्पीड किसके समानुपाती है और किसके व्युत्क्रमानुपाती है, तो ये भी याद होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 पूछा है, हाउ मैनी पैरेलल पाथ इन डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग इन द आर्मेचर ऑफ 4 पोल डीसी मोटर। अच्छा पता है क्या है, यानी ए का मान पूछ रहा है। अगर नॉर्मल होता, अगर केवल लैप वाइंडिंग करके पूछ दिया होता तो बोल देते हैं ए बराबर पी, यानी जितने पोलों की संख्या है उतने ही की बराबर होगी, ठीक है। मगर यहाँ पे एक चीज़ लिख दिया है, क्या, डुप्लेक्स। जब डुप्लेक्स लिख देता है तो उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं पोल में, तो टोटल कितने हो जाते हैं सर हमारे, ये 8 हो जाते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि दोहरी परत बोला है ना, तो डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में 8 समानांतर पथों की संख्या हो जाएगी, ठीक है, ये याद रखना। चलो ट्रिप्लेक्स बोलता तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच रूल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ आर्मेचर इन डीसी मोटर, यानी डीसी मोटर के आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है, ठीक है। तो ये सबको पता होगा, और नहीं पता है तो जान लो सर। इसमें प्रयोग करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। डीसी जनरेटर में क्वेश्चन पूछा था कौन सा प्रयोग होता था सर, उसमें राइट हैंड रूल प्रयोग होता था। यहाँ पे क्या होता है, लेफ्ट हैंड रूल प्रयोग होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये ऐसे करके 90-90 डिग्री, तीनों आपस में एक दूसरे के 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। जो हमारी अंगूठा होती है वो क्या करती है, घूमने की दिशा बताती है, ठीक है। जो हमारी तर्जनी उंगली होती है वो हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है, और जो हमारी मध्यिका होती है वो उसमें चालक में बह रही धारा की दिशा बताती है, ठीक है। तो याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन सी उंगली किसको बताता है। तो इसमें प्रयोग किसका करते हैं सर, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम प्रयोग किया जाता है, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ डीसी मोटर, डीसी मोटर का नाम क्या है। आप क्वेश्चन देखें तब पता चलेगा कि डीसी मोटर क्या नाम है। हाँ देखो, एक टेक्निकल हेल्पर का पेपर हुआ था, तो उसमें केवल ऐसे लिख दिया था E1 और E2 करके लिख दिया था, और ये केवल इतना डायग्राम बना दिया था, ठीक है। इतना डायग्राम बनाने के बाद पूछा था कि ये बताओ ये आर्मेचर वाइंडिंग है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग है या फिर शंट फील्ड वाइंडिंग है। तो जहाँ पे E1 E2 लिखा होता है वो हमेशा शंट फील्ड वाइंडिंग होती है, और जहाँ A1 A2 लिखा होता है वो आर्मेचर वाइंडिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आर्मेचर के साथ एक फील्ड वाइंडिंग कैसे जुड़ी हुई है, पैरेलली जुड़ी हुई है। कैसे जुड़ा हुआ है, पैरेलल जुड़ा हुआ है। तो ये कौन सी मोटर हो जाती है हमारी, तो सर ये हमारी हो जाती है डीसी शंट मोटर। शंट मतलब ही होता है पैरेलल करना, ठीक है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, शंटिंग मतलब होता है पैरेलल जुड़ने की प्रक्रिया। तो पैरेलल जुड़ा हुआ है तो हमारा कौन सा हो जाएगा सर, ये हमारा हो जाएगा डीसी शंट मोटर। इसका प्रयोग किस लिए करते हैं सर, नियत गति प्राप्त करने के लिए प्रयोग करते हैं। लोड परिवर्तन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ प्रैक्टिकल रूप से देखें तो हल्का फुल्का गिर जाता है, मगर आदर्श रूप में देखें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच रूल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन डीसी मोटर, यानी डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम के तहत ज्ञात की जाती है। तो अभी बताए ना कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का प्रयोग किया जाता है, और धारा की दिशा कौन बताता है, हमारी मध्यिका बताती है,
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमारी तर्जनी बताती है, और रोटर के घूमने या फिर चालक के घूमने की दिशा हमारी अंगूठा बताती है, बाएं हाथ वाली। ठीक है, तो इसमें कौन सा प्रयोग करेंगे, क्योंकि तीनों चीज़ मिल गया इसी में, तो हम क्या प्रयोग कर लेंगे, सर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, किसका, सर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द करंट टेकन बाय डीसी शंट मोटर आर्मेचर। अच्छा, यानी आर्मेचर जो है डीसी शंट मोटर का करंट खींच रहा है, तो करंट का मान कैसे निकलेगा। तो हमको पता है, डीसी शंट मोटर की बात बोल रहा है, हमको पता है कि जो हम वोल्टेज देते हैं किसको, डीसी मोटर को, वो दो भागों में टूटता है। ठीक है, पहला जो वो बैक ईएमएफ खाता है, प्लस जो आर्मेचर में ड्रॉप होता है IA RA, इन्हीं के बराबर होता है। यानी तुम आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप और बैक ईएमएफ का जो भी मानो उसको जोड़ दोगे तो वो हमेशा तुम्हारे सप्लाई वोल्टेज के बराबर ही आएगा। मान लो ये 100 है और ये 110 है, तो जोड़ोगे तो सप्लाई वोल्टेज 110 आ रहा है, तो उसके ही बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से निकाल सकते हो। अब हमको क्या निकालना है सर, IA का मान निकालना है ना। तो IA का मान निकालने के लिए पहले V को उस साइड लेके जाना पड़ेगा, तो V माइनस EB हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। RA है तो RA नीचे लाना पड़ेगा, तो RA नीचे लेके आए, किसके बराबर सर, ये है सर, ये हमारे IA के बराबर है। अब यहाँ पे देख सकते हो कौन सा मिल रहा है, IA बराबर V माइनस EB अपॉन RA। तो ऑप्शन नंबर C हमारा सही मैच हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। इस पर न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है जी, इन द फॉर्मूले पे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल याद रखना। ठीक है, शंट मोटर की बात कर रहे हैं तो याद रखना, जो हम सप्लाई देते हैं, वो किस में बढ़ता है सर, शंट करंट प्लस आर्मेचर करंट, दोनों को जोड़ो तो हमेशा वो सप्लाई करंट के बराबर आता है शंट में, तो इसको जरूर याद रखना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 66 हो गया था, 67 देखते हैं। क्वेश्चन बाबू समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो निमी के क्वेश्चन और निमी के क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और सिलेबस इसी यही का इंपॉर्टेंट है। जैसे NCERT सिलेबस कोर होता है GK GS ये सब के लिए, उसी तरह निमी होता है इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए। ठीक है, तो पढ़ जरूर लेना ध्यान से, और सेशन को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर देना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, विच रूल इज अप्लाइड टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स इन DC मोटर। फिर वही कहानी मगर दूसरे शब्दों में दूसरा चीज़। देखो 3 चीज़ पढ़ाए थे बाएं हाथ के नियम में, और तीनों चीज़ पूछ लिया है। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या है कि विच रूल इज अप्लाइड टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ अ फ्लक्स इन DC मोटर, यानी DC मोटर में फ्लक्स की दिशा की पहचान करने के लिए कौन से नियम लागू किया जाता है। ठीक है, तो इसमें फिर वही है, क्योंकि आपको बताए हैं कि डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स की बात करें, आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक ही मतलब है। तो ये कैसे पता करते हैं, बाएं हाथ के तर्जनी के द्वारा। ठीक है, जो बाएं हाथ में तर्जनी उंगली होती है उसमें क्या करते हैं हम, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या फिर फ्लक्स का दिशा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन है कि नहीं, क्वेश्चन नंबर 67। हाँ है तो, और होगा ही, क्योंकि कॉन्सेप्ट है तो यार इंजीनियरिंग चल रही तो होगा ही। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का उपयोग करते हैं। ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस DC मोटर का नाम बताएं। ठीक है, ये कौन सा DC मोटर है, एग्जाम्पल देखते हैं, सॉरी ऑप्शन देखते हैं। पहला है, ये देख सकते हो, ये केवल आर्मेचर के साथ समानांतर में है। ठीक है, ये जो सीरीज फील्ड है उसके साथ पूरे के साथ समानांतर में नहीं है, एक ऐसा बनता है, एक ऐसा बनेगा, एक ऐसा समानांतर होता है जो पूरे के साथ समानांतर होता है, और एक छोटा सा समानांतर है। तो ये जो बड़ा वाला समानांतर है, क्योंकि आर्मेचर और फील्ड दोनों को लिया हुआ है, इसको लॉन्ग शंट बोलते हैं, क्योंकि लंबा है ना, तो इसलिए लंबी शंटिंग की है ना, इसलिए लॉन्ग शंट बोलते हैं। और ये हमारी शंटिंग क्या है सर, बहुत छोटी, केवल आर्मेचर से, इसलिए इसको बोलते हैं शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। तो ऑप्शन में दिया होगा, देखते हैं ऑप्शन नंबर D। हाँ सही है, तो इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि छोटा पैरेलल किए थे ना, छोटी वाइंडिंग के पैरेलल किए थे, केवल आर्मेचर के था, इसलिए इसको शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर बोलते हैं। सही है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द बैक EMF इन अ DC मोटर, यानी DC मोटर में EMF की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग करते हैं। अब देखो, यहाँ पे लिख दिया बैक EMF, यहाँ पे EMF लिख दिया, बहुत बड़ा अंतर है। जो जनरेटर में उत्पन्न होता है उसको EMF कहते हैं,
और जो मोटर में होता है उसको बैक ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, तो हिंदी वाले तो गलत मार देंगे, अगर ईजी लिखा होता है तो ईजी मार के चले जाते हैं। ठीक है, हालांकि इसमें तो एक ही ऑप्शन, सब में ईबी बोला तो घबराने वाली बात नहीं है, मगर अलग देता था तो फंस जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना मोटर में हमेशा बैक ईएमएफ उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि ये सप्लाई वोल्टेज का विरोध करता है, इसलिए इसका नाम बैक ईएमएफ है। ठीक है, और जनरेटर में ईएमएफ होता है। तो यहाँ पे अगर बैक ईएमएफ देखें तो ईबी बराबर क्या होता है हमारा, तो होता है ईबी बराबर P/ZN/60A। ठीक है, जब पैरेलल पाथ होता तो A बराबर P हो जाता, तब ये P और A कट जाता, और अगर वेव बाउंड होता तो क्या रहता है, A बराबर 2 लिखते हैं तब P नहीं कटता। ठीक है, तो इसको याद रखना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर सी P/ZN/60A। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, P/ZN/60A। ठीक है, तो 69 का सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाँ, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस इक्विपमेंट। इस इक्विपमेंट का नाम क्या है? देखो बताया था ना वी शेप का होता है, तो देखिए वी शेप का लग रहा है ना, ये वी शेप का। इसी पे क्या करते हैं हम, आर्मेचर वाइंडिंग को फिक्स कर देते हैं, यानी एक तरीके से केवल रख देते हैं। ठीक है, और इसका नाम क्या बताएं, तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल ग्राउलर। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल ग्राउलर। ये तुम्हारे प्रैक्टिकल में है एक्सटर्नल ग्राउलर। ठीक है, तो लिखा है, अच्छा ये क्या है, मेगा तो पक्का नहीं है, इसको हटा देते हैं, ये तो पहले ही छाड़ दिए। अगला क्वेश्चन, हाँ आ गया। अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर नहीं था, इंटरनल ग्राउलर नहीं है, ये क्या है हमारा, एक्सटर्नल ग्राउलर है। ठीक है, यानी ये हमारा क्या है, बाहरी ग्राउलर है। ठीक है, ये बाहरी ग्राउलर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ वाइंडिंग इफ कॉइल पिच इज लेस देन द पोल पिच। यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या होता है। ठीक है, देखो फुल पिच वाइंडिंग क्या होता है, फुल पिच वाइंडिंग उसी को कहते हैं जब सीपी यानी कॉइल पिच का मान पीपी यानी पोल पिच के बराबर हो जाता है, तो उसमें उसको क्या कहते हैं, फुल पिच वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, इसमें इसकी वैल्यू पिच फैक्टर की वैल्यू 1 आती है। ठीक है, पूरा कितना होता है सर, ये हमारा 180 डिग्री का होता है। ठीक है, इतनी चीज़ें, सीपी का मान फुल पिच वाइंडिंग में करंट कॉइल पिच का मान पोल पिच के बराबर, एंगल की बात करें तो 180 डिग्री, और रेशियो की बात करें तो हमेशा 1 के बराबर होता है। मगर वही जब कॉइल पिच का मान पोल पिच से कम हो जाए तो इसको हाफ पिच वाइंडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, हाफ पिच वाइंडिंग कहते हैं। और ये क्या हो जाता है, 180 डिग्री से कम हो जाता है और उसकी वैल्यू 1 से कम हो जाती है। ठीक है, तो याद रखना फुल पिच और शॉर्ट पिच बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, हाफ पिच। ठीक है, अच्छा सही है ना, सॉरी ये हाफ पिच लिखा है ना, हम फुल पिच शॉर्ट पिच की बात करते हैं। देखो जब शॉर्ट पिच होता है, ये क्या बोला है, केवल कम होता है, तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट कोडेड वाइंडिंग हो जाएगा। ठीक है, यानी ये क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। और जब एकदम आधा हो जाता है, यानी सीपी जो कॉइल पिच है पुल पिच का एकदम आधा हो जाता है, तब हाफ पिच बोलते हैं। ठीक है, लॉन्ग कोडेड में क्या होता है, कॉइल पिच का मान पुल पिच से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और फुल पिच में बराबर होता है। और शॉर्ट में क्या हो जाता है, कम हो जाता है, कितना होता है इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, कॉर्डेड मतलब पिच की ही बात कर रहा है, तो शॉर्ट कॉर्डेड वाइंडिंग यानी शॉर्ट पिच वाइंडिंग की बात कर रहा है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 72। व्हाट इज द पर्पज ऑफ सीरीज रजिस्टर कनेक्टेड इन होल्डिंग कॉइल इन अ डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर। यानी डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर, पहले तो एक क्वेश्चन है कि डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर कहाँ प्रयोग होता है, तो सर ये हमारा प्रयोग होता है कंपाउंड मोटर में या शंट मोटर में। ठीक है, दोनों मोटर में प्रयोग हो सकता है। कब प्रयोग करते हैं, जब हमको ज़्यादा स्पीड नियमन की आवश्यकता पड़ती है तब 4 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग करते हैं, नहीं 3 पॉइंट से काम चलता रहता है। ठीक है, में होल्डिंग कॉइल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोध का काम क्या होता है। पहला, लिमिट द करेंट इन होल्डिंग कॉइल, यानी होल्डिंग कुंडली में करंट को सीमित करना, कॉइल को बढ़ाना, वोल्टेज को उत्पन्न करना या डिक्रीज द वोल्टेज कॉइल। तो रेजिस्टेंस सीरीज में इसीलिए जोड़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि सर जी करंट का मान बढ़ेगा तो होल्डिंग करंट क्या होगी, अपने आप सीमित हो जाएगी या फिर कम हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सर जी लिमिट द करंट इन होल्डिंग कॉइल। ठीक है, क्या हो जाएगा, लिमिट द करंट इन होल्डिंग कॉइल हो जाएगा। सही है, तो 72 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलो 72 क्वेश्चन हो गए। अगला आगे नेक्स्ट करेंगे। अगर बाबू सेशन पसंद आ रहे हैं तो सेशन को लाइक, शेयर
और चैनल पे पहली बार आ रहे हो बाबू तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है। सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है। कुछ जाएगा नहीं, फ्री में सब्सक्राइब होता है, ठीक है। तो कुछ उल्टा सीधा तो भेज भी नहीं, पढ़ने वाली चीज़ें भेजें जो आज नहीं कल तुमको काम ही देगा, ठीक है। आज कर ले रहे हो फ़ायदा यूज़ तो ज़्यादा फ़ायदा है, बाद में करोगे तो दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।